बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरान का बयान। अमेरिका पर विश्वास कैसे करें, ये बड़ा बयान है। बातचीत से पहले इजराइल हमला पहले बंद करे, तब बातचीत को लेकर कोई बात होगी। लेकिन अमेरिका विश्वास लायक नहीं है। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका पर विश्वास कैसे करें। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ डायलॉग और बयान भी आ रहे हैं। बयान ईरान की तरफ से आया है, जो अमेरिका बार बार दबाव डाल रहा है कि बातचीत कर लो, डायलॉग से समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ईरान का कहना है कि बातचीत तो हम करें, लेकिन पहले इजराइल हमला बंद करेगा, और बातचीत हम करें भी तो कैसे। अमेरिका विश्वास लायक नहीं है, अमेरिका पर हम विश्वास कैसे करें। एक के बाद एक ऐसे बयान भी आ रहे हैं जो इस पूरे महायुद्ध का रुख अलग अलग दिशा में मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं स्टूडियो में। सर, पहले इस बयान को, ईरान के बयान को, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान को, दोनों पर रिएक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का बयान अपने ही खुफिया विभाग पर सवाल, और वो तुलसी गबार्ड के बारे में वो कहते हुए कि वो झूठ बोल रही है। बड़ी ही हास्यास्पद बात है, एक देश के राष्ट्रपति और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ के बीच में इतना मतभेद होगा, ये तो हम सोचते थे छोटे मोटे देशों में, पिछड़े देशों में, गरीब देशों में या डिक्टेटरशिप में होता है। आमतौर पे उम्मीद ये की जाती है कि अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी में जो इंटेलिजेंस चीफ है वो हर रोज़ राष्ट्रपति को सुबह एक 5 मिनट की ब्रीफ देती हैं। इसी तरह से हर रोज़ शाम को 5 बजे राष्ट्रपति घर में जाने के पहले इंटेलिजेंस चीफ को बता देते हैं कि अगले दिन से उनको क्या क्या जानकारी चाहिए। ये भी दिखाता है कि दुनिया के इतने बड़े प्रजातंत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कितने हद तक गड़बड़ा दी है। हर प्रजातंत्र में क्या होता है कि जो चीफ है, मुखिया है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने सारे मंत्रियों को, खासतौर से इंटेलिजेंस के चीफ को तो अपना दायां हाथ मानते हैं। तो ऐसे में लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, जिसमें कि वो हर व्यक्ति को समझने नहीं देते, बैकफुट पर डाल देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो अमेरिका की खुफिया तंत्र को भी अफेक्ट कर रहा है। लेकिन यूके देवनाथ जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि दुनिया के अलग अलग देशों में वॉर रुकवाने की एक्सपर्टीज के तौर पे जाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, अब जिस तरीके से ईरान इजराइल की अगर बीच की बात कर ली जाए तो वहां कंफ्यूजन दिख रहा है उनके भीतर बहुत ज्यादा। पहले वो कहते हैं कि भाई हम इजराइल के साथ है, फिर कहते हैं ईरान हमले बंद कर दे, फिर कहते हैं कि हम अटैक करेंगे, फिर कहते हैं अटैक करेंगे, 2 हफ्तों का समय ले लेते हैं, और अब वो अपने खुफिया विभाग को सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। ट्रंप इतने कंफ्यूज क्यों है? क्या उनको ये लग रहा है कि जो दोनों ओर, जो इजराइल और ईरान है, वहां पे बिजनेस भी उनका खतरे में है, संबंध भी खतरे में है, दोनों दांव पर लगे हैं, लिहाजा चुप हो जाओ? ट्रंप का ये बिजनेस ट्रेड है। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो हाईली सक्सेसफुल सीईओज होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। वो अपने स्टाफ को और अपने प्रतिद्वंदी दोनों को ही गेसिंग गेम में डाल देते हैं। ट्रंप का ये व्यवहार हमने चीन के तरफ भी देखा, जब उन्होंने चीन पर 200% टैरिफ, 100% टैरिफ और फाइनली मात्र 20% का टैरिफ लगाया। इसी तरह से ट्रंप का ये व्यवहार हमने यूक्रेन में देखा, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुलाया। हमने सबने सोचा कि शायद ज़ेलेंस्की को शाबाशी देंगे, लेकिन उन्होंने एक कप चाय पिला के उसको डांट के वापस यूक्रेन भेज दिया। अब वो इसी तरह का व्यवहार ईरान की तरफ भी दिखा रहे हैं। उनको मालूम है कि ईरान को बैकफुट में डालने के लिए ईरान को कंफ्यूज करना है। उन्होंने तो नेतन्याहू को भी कंफ्यूज कर दिया। आज की तारीख में नेतन्याहू जो हैं वो भी ट्रंप से भिड़े हुए हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐसा बयान दिया है कि अगर ट्रंप मेरे साथ नहीं है तो हमको ट्रंप की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। ये दिखाता है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों के साथ ही कितना ज़्यादा अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। और बिल्कुल, और यही वजह है कि ईरान भी कह रहा है कि साहब हम अमेरिका पर विश्वास करें तो कैसे करें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यरूशलेम में इंटरसेप्ट की गई है ईरान की मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल तबाह की है। तो एक तरफ तो ये डायलॉग और जो बयानबाजी है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति, लेकिन अपनी रफ्तार से युद्ध लगातार जारी है। मिसाइल अटैक एक के बाद एक, और यरूशलेम में इंटरसेप्ट की गई है मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल तबाह की। हालांकि कई मिसाइलें अटैक सक्सेसफुल भी रहे और एयर डिफेंस सिस्टम वहां नाकाम भी रहा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। देवनाथ जी, ये मिसाइल अटैक लगातार जारी है, कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी जाती है, कुछ मिसाइल अटैक सक्सेसफुल हो जाता है। वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जो 4 अलग अलग लेयर हैं, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 या फिर उसके बाद आयरन डोम, ये सारे सब कुछ नाकाम भी हो जाते हैं। ये काम कैसे कर रहा है? कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं। होता ये है कि जो मिसाइल बनाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, वो
जो मैन्युफैक्चरर होता है वही बोल देता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसकी SSKP सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जैसे आपने आयरन डोम का नाम लिया, आयरन डोम के मैन्युफैक्चरर ने ही बता दिया था कि इसकी SSKP जो है 90% है, यानी अगर दुश्मन 100 मिसाइल मारेगा तो 90 को रोक लेगा, लेकिन 10 फिर भी निकल जाएंगी। लेकिन वो तो थ्योरेटिकल है जो मैन्युफैक्चरर वादा करता है, जब वो ऑपरेशनली डिप्लॉय हो जाते हैं तो ज़मीन पर काफ़ी तरह की दूसरी परेशानियां होती हैं, जिससे कि किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परफॉर्मेंस और भी डिग्रेड हो जाता है। SSKP जो है सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 90% से कम होकर 80%, 70%, 60% हो जाती है। एक चीज़ मैं बता दूं आयरन डोम के बारे में, अब ये तथ्य जाहिर है कि आयरन डोम के जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसका जो सीकर वॉर हेड है जो कि दुश्मन के मिसाइल को ढूंढता है लॉन्च के बाद, वो तो रेडियन बना रही है उस कंपोनेंट को, और रेडियन पिछले 1.5 साल से 3 शिफ्ट में काम कर रही थी, अब उसने चौथे शिफ्ट में भी काम करना शुरू कर दिया, एक एडिशनल प्रोडक्शन लाइन खड़ी कर दी है। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं बना पा रही हैं। तो आकलन ये है कि जो ग्राउंड कमांडर है, कमांडिंग ऑफिसर है, जो कि लॉन्चर में बैठा हुआ है और अपने फायर कंट्रोल ऑफिसर्स को कंट्रोल कर रहा है, उनके पास 24, 36, 72 मिसाइलें हैं, लेकिन इसके बाद 100, 200, 300 मिसाइलें नहीं हैं। लेकिन यूके देवनाथ जी, अब मुझे ये लगता है कि इजराइल को इस बात का भरोसा रहा होगा कि युद्ध की इस घड़ी में अमेरिका उसके साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई देगा, बैक सपोर्ट की तरह। लेकिन अब अमेरिका चूंकि बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है, तो क्या ये माना जाए, क्या इस बात की संभावना है कि इजराइल की ओर से हमले थोड़े कम हो जाएंगे, या ऐसा लगेगा कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है युद्ध में, इसलिए बातचीत का जो रास्ता है वो भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए ईरान से बातचीत को लेकर? इसमें कोई शक नहीं है कि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है ईरान की और इजराइल की दोनों ही गड़बड़ा गई हैं। खासतौर से इजराइल पूरी तरह से डिपेंडेंट था यूएसए पर अपने वेपन सप्लाई के लिए। हो ये रहा था कि जैसे हम सब जानते हैं कि इजराइल की वेपन इंडस्ट्री बहुत सोफिस्टिकेटेड है, कैपेबिलिटी है, लेकिन कैपेसिटी नाम की शब्द होती है कि वो एक दिन में कितने हथियार बना लेंगे, 10, 20, 30, लेकिन वो फायर कर रहे हैं 100, 200। तो कहाँ से बाकी वाले आते थे? वो आ रहे थे अमेरिकन यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, उन्होंने नेटो के देशों में, यूरोप के देशों में बहुत बड़ा हथियार का भंडारण जमा किया हुआ है 10-20 साल से ही, क्योंकि उन्हें मालूम है एक दिन सोवियत यूनियन से और अब रूस से भिड़ना पड़ सकता है। तो हो ये रहा है कि स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड से जो C5A स्टार लिफ्टर हैं या C-17 ग्लोब मास्टर हैं, वो हर रोज इजराइल को ये सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स। अब होता ये है कि ये वेपन रात को आते हैं, हमेशा रात को आते हैं। अगर आप फ्लाइट ट्रैकर को फॉलो करें तो हर रोज बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरफील्ड पे 4-5 फ्लाइट लैंड करती हैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और सुबह सुबह ये सब इजरायली एयरफोर्स के जेट्स में फिट होकर आगे चल पड़ती हैं। ये थोड़ी ढीली हो गई है लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन।